हेलो स्टूडेंट्स। कोरोना ने अपना जोर पकड़ लिया है। एक बार पुनः आप लोगों की कक्षाएं बंद हो गई हैं। पढ़ने के लिए हम वापस अपने इसी तरीके की ओर बढ़ रहे हैं। वीडियोस के माध्यम से आपका कोर्स पूरा करवाने का प्रयास किया जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, मानव पूंजी निर्माण। आप इस चित्र में देखिए, एक व्यक्ति है, उसके पीछे खूब सारे व्यक्ति हैं। भारत एक अल्प विकसित देश है, विकासशील देश है। हमारे यहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो मानव पूंजी हमारे यहाँ बहुत अधिक मात्रा में हो सकती है, लेकिन वह मानव शक्ति एक अच्छी शक्ति के रूप में हो। हम उस मानव पूंजी का प्रयोग उत्पादकता के लिए कर पाएँ, उसके लिए यह जरूरी होता है कि जो भी हमारे पास श्रम शक्ति है, मानव शक्ति है, उसमें पूंजी निवेश की जाए। उस श्रम शक्ति, मानव शक्ति को कुशल बनाया जाए, मानव पूंजी का निर्माण किया जाए। हमारा जो टॉपिक है वो है मानव पूंजी निर्माण। आज के आधुनिक युग की देन कहा गया है मानव पूंजी निर्माण को। हाल ही में यह धारणा बहुत ज़्यादा विकसित हुई है। किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए वैसे तो बहुत सारे कारक महत्वपूर्ण माने गए हैं, लेकिन आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया में भौतिक पूंजी के संचय को महत्व देना जरूरी माना गया है। अब अधिकांश लोग ये मानते हैं कि व्यवहार में पूंजी स्टॉक की वृद्धि पर्याप्त सीमा तक मानव पूंजी निर्माण पर ही बेस्ड होती है, मानव पूंजी निर्माण पर ही निर्भर करती है, जो कि देश के सब लोगों का ज्ञान, कुशलता और क्षमता बढ़ाने की प्रक्रिया है। अगर हम अर्थशास्त्रियों के मतों की बात करें तो एडम स्मिथ है, वेबलेन है, ये जो बहुत पुराने अर्थशास्त्री रहे हैं, उन्होंने भी मानव पूंजी के महत्व पर बल दिया था, जोर दिया था। एडम स्मिथ ने कहा था कि किसी भी देश की स्थिर पूंजी के स्टॉक में सब निवासियों की अर्जित तथा उपयोगी योग्यताओं को शामिल किया जाना चाहिए। ऐसे ही वेबलेन जो हैं, उन्होंने कहा था कि प्रौद्योगिकी ज्ञान तथा कुशलता समाज के अभौतिक उपकरण तथा अमूर्तता संपत्ति है, जिसके बिना वृद्धि के लिए उत्तरदायी मानव पूंजी में निवेश की कमी है। अब हम अगर हर्बिन्सन की परिभाषा को देखें तो उनका भी कहना है कि मानव पूंजी निर्माण का कार्य ऐसे व्यक्ति उपलब्ध कराना और उनकी संख्या में वृद्धि करना है जो कुशल हो, शिक्षित हो तथा अनुभव से योग्य हो, अनुभव से युक्त हो, जो देश के आर्थिक तथा राजनीतिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। ये परिभाषा हर्बिन्सन की परिभाषा रही है। तो देखिए कि मानव पूंजी निर्माण जो है वो किसी भी देश के लिए अनिवार्य माना गया है। मानव पूंजी में निवेश जो है वो जरूरी माना गया है। जैसे आज कोरोना का समय है, इस समय में स्वास्थ्य पर निवेश जरूरी माना जाता है, वैसे ही मानव पूंजी में निवेश का भी अपना महत्व है और उसे भी अनिवार्य माना गया है। अब हम बात करें कि मानव पूंजी निर्माण जो है
उसकी आवश्यकता क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। तो आप देखिए, मानव पूंजी में यदि आप निवेश करते हैं तो व्यक्ति जो है वो नीचे से ऊपर की ओर जाता जा रहा है। मानव पूंजी जो है वो संपन्न बनती है। तो इसकी आवश्यकता और उद्देश्य क्या हो सकते हैं, इस पे हम चर्चा करते हैं। अल्प विकसित देशों में आर्थिक पिछड़ापन जो है सामान्य तौर पर उन देशों की विशेषता मानी गई है, जिसका कारण जो है वो माना जाता है कि मानव शक्ति जो है उसमें श्रम की कुशलता जो है वो नीची होती है, साधनों की गतिशीलता नहीं होती है, व्यापार और व्यवसाय में जो साधन हैं उनका बहुत ही कम विशिष्टीकरण होता है, उद्यम वृत्ति जो है उद्योग करने की जो प्रवृत्ति है वो भी बहुत कम मानी गई है। इसी के साथ साथ जो पारंपरिक सामाजिक मूल्य हैं वो बहुत ज़्यादा हावी होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो उनके विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो जो शुल्ज हैं वो ये कहते हैं कि हम मानव साधनों का विकास कुछ तरीकों से कर सकते हैं। उन्होंने कुछ तरीके दिए। उनका कहना था कि ऐसी नियोजित स्वास्थ्य सुविधाएं जिनमें वो सब वह सम्मिलित हो जो लोगों की जीवन प्रत्याशा, शक्ति और तेज को प्रभावित करते हैं। दूसरा, वो ये मानते थे कि कार्यरत प्रशिक्षण जिसमें फर्मों द्वारा संगठित पुराने ढंग के शिक्षित शामिल हो। तीसरा, प्रारंभिक, माध्यमिक या उच्चतर स्तरों पर औपचारिक रूप से शिक्षा जो है वो संगठित शिक्षा हो। इसी तरह वयस्कों के लिए अध्ययन प्रोग्राम जिनमें फर्में संगठित न करें, विशेष रूप से कृषि संबंधी विस्तार प्रोग्राम इनमें शामिल होने चाहिए। नेक्स्ट, बदलते नौकरी अवसरों से समायोजन करने से व्यक्तियों और परिवारों का स्थान बदलना। तो इस तरह के प्रयासों के द्वारा मानव साधनों का विकास किया जा सकता है कि उनकी जीवन प्रत्याशा जो है वो बढ़ जाए, उनको जो है टेक्निकली साउंड किया जाए, औपचारिक रूप से संगठित शिक्षा उन्हें मिल जाए, कृषि संबंधी विस्तार प्रोग्राम इनमें शामिल हों या बदलती नौकरी में उन्हें बदलाव जो है उनमें किया जा सके। तो इस तरह के प्रयासों के द्वारा मानव साधन को विकसित किया जा सकता है। अब भी प्रश्न ये है कि भाई मानव पूंजी में निवेश क्यों जरूरी है, हम क्यों मानव संसाधन को जो है वो विकसित करें, उसे और अच्छा बनाएं, क्यों ज़रूरी है। इसके कारणों को अगर हम देखें तो सबसे पहला कारण ये आता है कि अगर हम मानव पूंजी में निवेश करेंगे तो जो हमारा श्रम है वो कार्यकुशल बनेगा। अल्प विकसित देशों की सबसे बड़ी समस्या यही है कि यहाँ की जो मानव शक्ति है वह अकुशल होती है। तो जब हम श्रम की कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए निवेश करेंगे तो उसकी कार्यकुशलता बढ़ेगी। उद्योग क्षेत्र के लिए श्रम की कार्यकुशलता का जो अभाव है, दूसरा, आवश्यकता से अधिक श्रम शक्ति हमारे यहाँ है लेकिन टेक्निकली साउंड नहीं है, परंपरागत तरीके ही अपनाती है श्रम। वहाँ जो नए नए उद्योग हैं, नई नई तकनीक है, नए नए साधन हैं, उनका प्रयोग उन्हें कम आता है, तो उनकी दक्षता है नहीं। तो यदि हम मानव साधन में निवेश करेंगे तो उनकी कार्यकुशलता बढ़ेगी, टेक्निकली वो साउंड होंगे, हर तरह के कार्य को करने में वो सुदृढ़ होंगे, इससे उनको लाभपूर्ण रोजगार मिल सकेगा। दूसरा, हम देखना चाहें तो कह सकते हैं कि अगर हम उन्हें प्रशिक्षित करते हैं
तो मानव शक्ति को, मानव श्रम को, मानव पूंजी, मानव में जब हम पूंजी निवेश करते हैं तो उसमें तकनीकी ज्ञान की सुदृढ़ता होगी, क्योंकि हम मानते हैं कि आर्थिक विकास के लिए श्रम का शिक्षित और प्रशिक्षित होना जरूरी है। इसलिए मानव पूंजी निर्माण पर हमेशा बल देते हैं हम। तो मानव पूंजी निर्माण देश के सब लोगों का ज्ञान, कुशलता और क्षमताएं बढ़ाने की प्रक्रिया है। उसमें हम सिर्फ कुछ लोगों को ऊपर उठाएं तो उससे काम नहीं चलेगा। इसलिए देश में मानव पूंजी में अगर निवेश की कमी होगी तो शिक्षा में कमी होगी, तकनीकी ज्ञान में कमी होगी, कुशलता जो है श्रमिकों की वो नहीं बन पाएगी, श्रमिकों का शारीरिक जो दक्षता का लेवल है वो भी नीचा रहेगा, जिसके कारण जो भौतिक पूंजी की उत्पादकता है वो भी बहुत कम हो जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि मानव श्रम जो है उसको प्रशिक्षित किया जाए, उसको तकनीकी रूप से सुदृढ़ किया जाए। अगर मानव पूंजी निर्माण किया जाता है तो हमें औद्योगिकरण के लिए भी आधार मिलता है। अल्प विकसित देशों में औद्योगिकरण का आधार रखने के लिए भी मानव पूंजी में निवेश की आवश्यकता कही गई है। गालब्रेथ कहते हैं, अब हमें हमारी औद्योगिक वृद्धि का अधिक बड़ा भाग अधिक पूंजी के निवेश से नहीं बल्कि मनुष्यों में निवेश और परिष्कृत मनुष्यों के द्वारा लाए गए सुधारों से प्राप्त होता है। तो इससे हम बोल सकते हैं कि औद्योगिकरण के लिए मानव पूंजी निर्माण अनिवार्य है। इसी तरह श्रम शक्ति के दृष्टिकोण को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मानव के विकास में पूंजी लगानी जरूरी है। श्रम की उत्पादकता और गतिशीलता बढ़ाने के लिए लोगों का दृष्टिकोण चेंज होना जरूरी है। शिक्षित अगर श्रम होगा तभी वह कोई भी परिवर्तन को अपना पाएगा, उसे स्वीकार कर पाएगा। परंपरागत समाज में परिवर्तन की प्रक्रिया के लिए मानव पूंजी जो है वो महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है। इसी तरह शिक्षा में निवेश, अगर हम शिक्षा में निवेश करेंगे तो मानव पूंजी का निर्माण होगा। आर्थिक पिछड़ापन दूर करने के लिए, प्रगति के लिए, क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए यह जरूरी है कि लोगों के ज्ञान और कुशलता में वृद्धि की जाए। वास्तव में मानव साधन के गुण में सुधार किए बिना कोई भी विकासशील या अल्प विकसित देश प्रगति नहीं कर सकता है। इसलिए मानव पूंजी निर्माण की हर देश को आवश्यकता है, खासकर अल्प विकसित और विकासशील देशों को। अगर मानव पूंजी निर्माण की आवश्यकता है तो हम क्यों नहीं मानव पूंजी निर्माण कर लेते? उसमें समस्याएं क्या है? अब हम उस समस्या की बात करते हैं। शिक्षा के निवेश के प्रसंग में मानव पूंजी निर्माण की अगर विचारधारा को अगर हम देखें तो हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं आती है। मानव पूंजी का कुल स्टॉक कितना होना चाहिए? विकास की किस अवस्था पर इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी? इसके संचय की दर क्या हो? कैसी, कितनी और कब शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए? और शिक्षागत निवेश के प्रतिफल को हम काउंट कैसे करें, कैसे मापें? ये सारी मानव पूंजी निर्माण की समस्याएं आती हैं। एक एक करके हम चर्चा करते हैं। पहली है कुल स्टॉक। अल्प विकसित देशों में आवश्यक मानव पूंजी के कुल स्टॉक का अनुमान लगाना बहुत कठिन होता है। वास्तव में यह समस्या अगली समस्या से, अर्थात उस अवस्था के निर्धारण की समस्या से जुड़ी हुई है जब इसकी सबसे अधिक ज़रूरत पड़ती है। इसलिए
यह जरूरी है कि हम ये देखें कि कुल स्टॉक कितनी मात्रा में चाहिए। दूसरी समस्या वृद्धि दर की आती है। जैसे भौतिक पूंजी संचय के संबंध में आमतौर पर ऐसा हो सकता है, वैसे ही मानव पूंजी निर्माण की वृद्धि दर को स्पष्ट शब्दों में हम व्यक्त नहीं कर सकते, परंतु सामान्य रूप से हम ये कह सकते हैं कि मानव पूंजी के संचय की दर न केवल श्रम शक्ति के वृद्धि दर से बल्कि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर से भी अधिक होनी चाहिए। जो हार्बिन्स है वो कहते हैं कि अधिकांश देशों में वैज्ञानिक तथा इंजीनियर सेवी वर्ग में वृद्धि की दर श्रम शक्ति की वृद्धि दर की कम से कम तिगुनी और क्लर्कों, शिल्पियों, उच्च प्रबंधकों तथा प्रशासक सेवी वर्ग से दुगनी होनी चाहिए। तो ये एक रेशो उन्होंने बताया कि भाई इतनी मानव पूंजी जो है वो उसकी वार्षिक वृद्धि की दर होनी चाहिए। राष्ट्रीय आय में वार्षिक वृद्धि से मानव पूंजी में वार्षिक वृद्धि का जो अनुपात है वो 3:1 जितना ऊंचा होना ही चाहिए। ये एक जो है अनुभवजन्य इसके प्रमाण सामान्य तौर पर अल्प विकसित देशों के लिए नहीं मिल पाते हैं इस अनुपात के लिए, लेकिन उनका ये मानना था कि 3:1 का रेशो होना चाहिए। इसी तरह निवेश का ढांचा, जहाँ तक शिक्षा में निवेश के ढांचे का संबंध है, एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका की अधिकांश देश प्राथमिक शिक्षा को अधिक बल देते हैं, जो प्राय निःशुल्क है और अनिवार्य भी है, परंतु इससे पर्याप्त जो है वो अपव्यय होता है ऐसा माना जा रहा है। शिक्षा संस्थाओं के जो अध्यापक हैं वो स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी दबाव डालते हैं, जबकि जो माध्यमिक शिक्षा है उसको कम इम्पोर्टेंस दी जाती है। माध्यमिक शिक्षा प्राप्त जो लोग हैं उनको टेक्निकली भी कुशल बनाया जाना चाहिए, जो कि विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, इन पे बल ही नहीं दिया जाता, प्राथमिक शिक्षा पे बल दिया जाता है, जबकि आवश्यकता माध्यमिक और उच्च शिक्षा पर बल देने की भी है। फिर इसकी लागत की बात करें तो भी लागत भी बहुत ज़्यादा आती है। अल्प विकसित देश उच्चतर शिक्षा का प्रचार करने के लिए, शिक्षा स्तर का स्तर सुधारने के लिए बहुत सारे विश्वविद्यालय खोल देते हैं, पर उच्च शिक्षा में रिजल्ट्स इतने नहीं मिल पाते। मानव संसाधनों का अपव्यय होता है। अर्थव्यवस्था में मानव शक्ति का आयोजन कम हो पाता है। इसलिए जरूरी है कि हर तरह से सोच समझकर, लागत को ध्यान में रखकर अपव्यय से बचाने के लिए शिक्षा पर व्यय किया जाना चाहिए। जो शिक्षित बेकारी है आ जाती है उसको भी दूर करने के प्रयास किए जाने चाहिए। रोज़गार अगर कम है तो रोज़गार के साधन भी नए नए विकसित करने पड़ेंगे। कम मजदूरी है, वेतन का ढांचा अगर सही ढंग का नहीं है तो उसे सही करना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग नौकरी नहीं करना चाहते हैं और स्वेच्छा से ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरियों को छोड़ना चाहते हैं, तो ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरियों के बढ़ावा देने के लिए वहाँ पर वहीं के लोगों के लिए व्यवसाय का विकास किया जाना चाहिए। शिक्षा पूरे किए बिना स्टूडेंट्स स्कूलों को नहीं छोड़े, इसके प्रयास किए जाने चाहिए। तो हर तरह से प्रयास किए जाएंगे तो
लागतों में थोड़ी कमी आएगी और मानव पूंजी निर्माण में उत्पादकता मिलेगी, उसके रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। ऐसे ही कृषि शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। कार्यरत जो श्रमिक होते हैं उनके लिए कुशल प्रशिक्षण जो है दिलवाने के लिए प्रयास किए जाते हैं। प्रौढ़ शिक्षा के प्रयास किए जाते हैं। प्रौढ़ शिक्षा गांव के लिए महत्वपूर्ण है। गांव में जो किसान खेती करते हैं उन किसानों के दृष्टिकोण को बदलने के लिए, उन्हें नई नई खेती की जो तकनीक है उनसे जोड़ने के लिए, कृषि अनुसंधान केंद्र और प्रयोगशालाओं से जोड़ने के लिए उनकी शिक्षा में भी उनकी शिक्षा को भी बल देना जरूरी है। ऐसा करने से अल्पविकसित देशों में जो शिक्षा है वो दोहरा काम कर लेती है। पहला तो अकृषि नौकरियों के लिए जो बच्चों को शहर जाने के लिए तैयार कर रहे थे उनके लिए। दूसरा, यह नई तथा सुधरी हुई कृषि तकनीकों में दक्षता तथा ज्ञान का भरण करती है। इस आधार पर कृषि शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अब हम बात करें कि शिक्षा का मानव पूंजी निर्माण में क्या कार्यभाग है। तो देखिए, एक कोटेशन से हम शुरू करते हैं। मिडल ने कहा है, बहुत बड़ी जनसंख्या को निरक्षर छोड़कर राष्ट्रीय विकास प्रोग्राम शुरू करने की बात मुझे निरर्थक लगती है। तो हम इस कोटेशन से ही इस बात को समझ सकते हैं कि शिक्षा के बिना आर्थिक विकास संभव नहीं है। आर्थिक विकास के लिए श्रम का गुणवान होना भी महत्वपूर्ण है। शिक्षा और डॉक्टरों, इंजीनियरों, अध्यापकों, प्रशासकों के शिक्षण पर खर्च की गई मुद्रा भी उतना ही निवेश है जितना कि बांध बनाने पर खर्च की गई मुद्रा। कि अगर हम शिक्षा पे खर्च करते हैं तो वो भी वापस रिटर्न देगी, वो भी ज़रूरी है। अगर हम बांध बनाते हैं, सड़क बनाते हैं, तो जितनी वो खर्च जो की गई मुद्रा ज़रूरी है उतनी ही शिक्षा पर खर्च की गई मुद्रा भी ज़रूरी है। परंतु जब कृषकों को शिक्षित करने के लिए साक्षरता आंदोलन पर मुद्रा खर्च की जाती है तो वो प्रत्यक्ष उत्पादन नहीं देती। कुछ लोग ये मानते हैं कि शिक्षा का वह भाग जो कि लाभदायक निवेश नहीं है, अन्य उपभोक्ताओं के